चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा है चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसी चैप्टर में आगे बताया जाएगा फंक्शन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको बता दिया गया, उपकला ऊतक के बारे में। उसी में आगे बताया जाएगा फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू या फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम। फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक के कार्य। उपकला ऊतक के कार्य, यहाँ पे आपको उपकला ऊतक के कार्य बताए जाएंगे। देखिए, सबसे पहला उपकला ऊतक का कार्य होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा करना। उपकला ऊतक जो होते हैं वो उपकला ऊतक के नीचे स्थित ऊतकों को यांत्रिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा हार्मफुल केमिकल से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसको सूखने से, दूसरे ऊतकों को सूखने से रोकते हैं। देखिए, दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू, दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू, अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम, किस किस से बचाते हैं? पहला मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक आघातों से बचाते हैं, मैकेनिकल इंजरी। दूसरा एंट्री ऑफ जर्म्स, मतलब हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में एंट्री को रोकते हैं। एंट्री ऑफ जर्म्स, इन्फेक्शन को रोकते हैं। कौन से? उपकला ऊतक। एंट्री ऑफ जर्म्स, इन्फेक्शन याद रख। आगे हार्मफुल केमिकल्स को बॉडी में एंट्री करने से रोकते हैं, हानिकारक रसायनों को, हार्मफुल केमिकल्स। और उसके बाद ड्राइंग अप, मतलब सूखने से रोकते हैं, इनके नीचे जो टिश्यूज स्थित होते हैं उनको। इस तरह से समझ में आ गया होगा उपकला ऊतक क्या करते हैं। सबसे पहला काम उपकला ऊतक का होता है सुरक्षा करना। दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम, वो क्या करते हैं? अपने नीचे स्थित उपकला ऊतक, उन ऊतकों को यांत्रिक आघातों से बचाते हैं और हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में एंट्री करने से रोकते हैं, हानिकारक केमिकल्स, रसायनों को बॉडी में जाने से रोकते हैं और उन ऊतकों को सूखने से रोकते हैं। कौन? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक के फंक्शंस आपको बताए जा रहे हैं, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है, वो है सेलेक्टिव बैरियर्स, हिंदी में कहते हैं चयनात्मक अवरोधक। तो उपकला ऊतक चयनात्मक अवरोधक के रूप में भी काम करते हैं। कैसे करते हैं चयनात्मक अवरोधक के रूप में? उपकला ऊतक क्या करते हैं? हार्मफुल और अनावश्यक मटेरियल्स को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जो हार्मफुल या अनावश्यक मटेरियल्स बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। तो एपिथेलिया चेक द एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल और अननेसेसरी मटेरियल्स, हार्मफुल और अननेसेसरी मटेरियल्स, हार्मफुल और अननेसेसरी मटेरियल्स को जाने से रोकते हैं। इस तरह से दूसरा फंक्शन आपको बताया गया कि ये चयनात्मक अवरोधक के रूप में काम करते हैं। कौन? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या करते हैं? हार्मफुल और अनावश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं और उनकी बॉडी में एंट्री को रोक देते हैं, इसलिए चयनात्मक अवरोधक के रूप में काम करते हैं। और तीसरा याद रखना है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, वृक्कक जो होते हैं या नेफ्रॉन्स, हिंदी में नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, नेफ्रॉन्स स्टमक और इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं उपकला ऊतक। नेफ्रॉन्स स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्टिव होते हैं, अवशोषक होते हैं। किस कारण होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एब्जॉर्प्टिव होते हैं, अवशोषक होते हैं। इस तरह से तीसरा काम कौन सा करते हैं उपकला ऊतक? अवशोषक का काम करते हैं। उसके बाद आगे रखना है कंडक्शन, मतलब चालन करने में कैसे? जो सीलिएटेड एपिथेलिया होती है, पछमावी उपकला जो होती है, उसके द्वारा मटेरियल्स या श्लेष्मा या दूसरे द्रव डक्ट्स में आ जाते हैं। इस तरह से ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन? उपकला ऊतक। सीलिएटेड एपिथेलिया सर्व टू कंडक्ट करते हैं म्यूकस और अदर फ्लूइड्स, दूसरे द्रवों को, और अदर फ्लूइड्स इन द डक्ट्स
कहाँ पर, डक्ट्स में, जो जिनमें ये लाइन करते हैं, जिनको ये कवर करते हैं, उन डक्ट्स में क्या करते हैं, श्लेष्मा और दूसरे द्रव का कंडक्शन करते हैं, चालन करते हैं। कौन, सिलेटेड एपिथीलिया। इस तरह से आपको ये चौथा फंक्शन बता दिया गया किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। उसके बाद एक्सक्रीशन, उत्सर्जन में भी सहायता करते हैं। कैसे उत्सर्जन में सहायता करते हैं, हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन में मदद करते हैं और यूरिन के बॉडी से बाहर निकलने की क्रिया में भी मदद करते हैं उपकला ऊतक। एक्सक्रीशन, द एपिथीलियम ऑफ यूरिनीफेरस tubules is specialized for urine formation, for excretion। ये भी आपको फंक्शन बता दिया गया। ये उपकला ऊतक क्या करते हैं, वृक्कों के द्वारा जो यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है उसमें हेल्प करते हैं और जो एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। कौन, उपकला ऊतक। ये फंक्शन आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। अगला याद रखना है फंक्शन सेंसेशन, संवेदीकरण। ये क्या करते हैं, आउटर स्टिमुलाई, बाहर के जो स्टिमुलाई होते हैं एनवायरनमेंट के, उन्हें रिसीव करते हैं। ध्यान से देख लें। सेंसरी एपिथीलिया मतलब संवेदी उपकला जो होती है, सेंसरी एपिथीलिया ऑफ द सेंस ऑर्गन, संवेदी अंगों की, ऑफ द सेंस ऑर्गन, संवेदी अंगों की, जैसे ऑल्फैक्ट्री, एग्जाम्पल ऑल्फैक्ट्री एपिथीलियम, जिसे हिंदी में कहते हैं घ्राण उपकला, जो एपिथीलियम। तो घ्राण उपकला जो होती है वो क्या करती है, सेंस ऑर्गन्स की, जैसे नाक में पाई जाती है घ्राण उपकला, वो बाहर से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और कहाँ पे भेजते हैं, ब्रेन में भेजते हैं। हेल्प टू रिसीव वेरियस स्टिमुलाई, हेल्प टू रिसीव करती है, हेल्प टू रिसीव वेरियस स्टिमुलाई मतलब विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों को, बाह्य उद्दीपक जो होते हैं उनको, स्टिमुलाई फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, एटमॉस्फेयर, एंड कन्वे देम टू द ब्रेन, और ब्रेन में कन्वे करते हैं, ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वे टू द ब्रेन। देख लें सेंसेशन, संवेदीकरण। तो जो अभी आपको बताया गया संवेदी अंगों की जो संवेदी उपकला होती है, जैसे उदाहरण घ्राण उपकला जो होती है वो क्या करती है, विभिन्न प्रकार के स्टिमुलाई को, उद्दीपकों को रिसीव करती है एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, और ब्रेन में कन्वे करती है, ब्रेन में भेजती है। इस तरह से ये आपको पता चल गया होगा। अब आगे अगला बताना है, इसी का फंक्शन है रिजनरेशन। रिजनरेशन को हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन। रिजनरेशन, पुनरुद्भवन कैसे करते हैं, वहन एपिथीलिया, जब एपिथीलिया और इंजर्ड, जब एपिथीलिया इंजर्ड हो जाते हैं या घायल हो जाते हैं उपकला ऊतक, दे रिजनरेट मोर रैपिडली, वो बहुत जल्दी ही रिजनरेट हो जाते हैं या उनका पुनरुद्भवन हो जाता है। दे रिजनरेट मोर रैपिडली, बहुत जल्दी ही रिजनरेट हो जाते हैं या उनका पुनरुद्भवन हो जाता है, मोर रैपिडली देन अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज की अपेक्षा, देन अदर टिश्यूज, एंड दस फैसिलिटेट, और इस प्रकार फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट एंड दस फैसिलिटेट रैपिड हीलिंग ऑफ द वाउंड, रैपिड हीलिंग ऑफ द वाउंड मतलब घावों को जल्दी सही होने में, घावों की मरम्मत करने में हेल्प करते हैं, रैपिड हीलिंग ऑफ द वाउंड। इस तरह से आप समझ गए होंगे रिजनरेशन क्या होता है। जब एपिथेलियल ऊतक घायल हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो पुनः बहुत दूसरे ऊतकों की तुलना में बहुत जल्दी दोबारा पुनरुद्भवन हो जाता है, उनमें दोबारा उनका निर्माण हो जाता है। दस फैसिलिटेट रैपिड हीलिंग ऑफ वाउंड्स, वो वाउंड्स की बहुत जल्दी घावों को भरने में सहायता करते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे क्या आपको बताया जा रहा है। ये अगला आपको बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेज के एक्सचेंज में भी ये उपकला ऊतक बहुत मदद करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आगे देखना। एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, जो फेफड़ों की कूपिकाएँ होती हैं उनकी एपिथेलियम जो होती है, एल्वियोलाई की एपिथेलियम, उनकी एल्वियोलाई या कूपिकाओं की एपिथेलियम जो होती है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स
ऑफ द लंग्स ब्रिंग्स ब्रिंग्स brings about exchange of gases brings about exchange of gases exchange of gases between blood and air के इस तरह से देख लें। जो गैसें होती हैं उन गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है एपिथेलियल टिश्यू। तो जो फेफड़ों की कोशिकाएं होती हैं उनकी एपिथेलियम क्या करती है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है रक्त और हवा के बीच में। इस तरह से आपको बता दिया गया एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसका फंक्शन बता दिया गया। अब अगला देखेंगे पिगमेंटेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्णकीकरण। पिगमेंटेशन वर्णकीकरण कहते हैं, वर्णकीकरण। आगे देखिए पिगमेंटेड एपिथेलियम जो पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है, पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द रेटिना डार्कन्स गहरी लाइनें द केविटी ऑफ द आई वॉल, नेत्र गोलक की गुहा में गहरी लाइन बना देती है। पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द रेटिना डार्कन्स द केविटी ऑफ आई वॉल, इस तरह से समझ लें। पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द रेटिना डार्कन्स द केविटी ऑफ आई वॉल, नेत्र गोलक की गुहा में गहरी लाइनें बना देती है रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियम। वर्णक युक्त उपकला जो होती है रेटिना की, वो क्या करती है, गहरी लाइनें बना देती है आई वॉल, नेत्र गोलक की गुहा में। अगला पॉइंट देखना है आपको सिक्रेशन में कैसे मदद करते हैं सिक्रेशन। एपिथेलियम ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स, एपिथेलियम क्या करते हैं, ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं। एपिथेलियम ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स बनाते हैं, ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स ग्रंथियाँ बनाते हैं। दैट सिक्रेट सिक्रेशंस, जो अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं। दैट सिक्रेशंस, जो अपना सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं। सच एज म्यूकस, कौन सा सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं, जैसे म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस। इस तरह से सुन लें, जो उपकला ऊतक होते हैं वो श्रवण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो ग्लैंड्स का निर्माण करते हैं। और ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ सिक्रेशन श्रवण सिक्रेट करती हैं या संश्लेषित करती हैं, जैसे श्लेष्मा सिक्रेट करती हैं और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं और आंतरीय जूस सिक्रेट करती हैं, इंटेस्टिनल जूस। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या फंक्शन करते हैं कौन, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अगला फंक्शन ध्यान में रखना है रिप्रोडक्शन, जनन में भी हेल्प करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जैसे टेस्टिस एंड ओवरीज, वो क्या करती है, उनकी जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्म्स एंड ओवा प्रोड्यूस करती है। रिप्रोडक्शन में देख लें, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरीज की एंड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की, और जो सेमिनिफेरस ट्यूबल टेस्टिस में पाई जाती हैं उन नलिकाओं की, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स ऑफ द टेस्टिस प्रोड्यूस ओवा एंड स्पर्म्स, प्रोड्यूस वो क्या करती है, ओवा एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा क्या रोल है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। कई फंक्शन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे टेस्टिस एंड ओवरी की, या फिर टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं उनकी, और ओवरीज की जर्मिनल एपिथेलियम होती है, वो ओवा स्पर्म प्रोड्यूस करती है। ओवरी की ओवा प्रोड्यूस करती है और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं उनकी जर्मिनल एपिथेलियम का प्रोड्यूस करती है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। इस तरह से रोल प्ले करती है कौन, एपिथेलियल टिश्यू रिप्रोडक्शन में। इसके बाद अगले ध्यान में रखना है, एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक एक्जोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक्जोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, जैसे स्केल्स बनाते हैं, खुर बनाते हैं, नेल बनाते हैं। एपिथेलियम ऑल्सो प्रोड्यूसेज एक्जोस्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब बाह्य कंकाल की संरचनाएं बनाते हैं। जैसे क्या बनाते हैं, स्केल्स बनाते हैं, सल्क बनाते हैं,
और फेदर्स पंखों का निर्माण करते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। हेयर्स बालों का निर्माण करते हैं हमारी बॉडी में। नेल्स नाखून बनाते हैं। क्लॉज जबड़े बनाते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। हॉर्न्स सींग बनाते हैं जानवरों में। और हुफ्स खुरों का निर्माण करते हैं। भैंस गाय जानवर होते हैं चार पैरों वाले, उनमें खुरों का निर्माण करते हैं। कौन? इस तरह से आप समझ गए होंगे एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। एपिथेलियल टिश्यू बाह्य कंकाल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बाह्य कंकाल की संरचनाएं पैदा करते हैं, जैसे सच एज स्केल्स, सल्क, पंख, बाल, नाखून, जबड़े, सींग और खुर। epithelium tissue also produces exoskeletal structures such as scales, feathers, hair, nails, claws, horns, hoops. Thank you. We will discuss in next class. Okay.